नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अरुणेश जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर अरुणेश यादव, महाराष्ट्र और झारखंड दो जगह चुनाव है और इंडिया गठबंधन की स्थिति डगमगा रही है। गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या होने वाला है आखिर? देखिए सर, पहली जो आपने बात कही कि दो जगह चुनाव हो रहा है, तो इसमें मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है। अब बात आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं निश्चित तौर पे आपका इशारा समझ रहा हूँ, आपका इशारा झारखंड की तरफ है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि झारखंड में भी बात चल रही है। हुआ क्या है कि कल कुछ मीडिया के लोगों ने इस तरह के र्यूमर उड़ा दिए हैं कि आरजेडी को इंडिया गठबंधन से विधानसभा चुनाव के लिए बाहर कर दिया गया। कुछ इस तरह के र्यूमर उड़े। उस र्यूमर के रिएक्शन में अरे सर, ये अगर रूमर उड़ मनोज रहे हैं झा जी का बयान उड़ आया। रहे हैं तो उड़ क्यों रहे हैं सर? यही वो तो देखिए सवाल है साहब, कि ये क्यों उड़ रहे हैं आप? देखिए सर, इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि सत्ता की गुलामी में गोदी मीडिया दिन रात सेवा में लगा रहता है। आप हमें पूरा ईमानदारी से एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर में चाहे जेडीयू हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तीनों लोगों ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा, लेकिन वहां जरा भी बिल्कुल आहट नहीं होने दी कि बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो जम्मू कश्मीर में अलग है। ये रोल हो जाता है नेशनल मीडिया का, या जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया का, या जिसे हम कहते हैं मोदी मीडिया का। लेकिन अगर झारखंड में अभी सिर्फ टिकटों की बात चल रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, उस पे ही एक तरीके से अफवाहें उड़ा दी जाती हैं सर कि आरजेडी को मीटिंग में नहीं बुलाया। पहली बात मैं आपको बताऊं कि आरजेडी की कोई भी विधायक मौजूदा सरकार में नहीं था, और जो अभी बैठक हुई है वो सिर्फ विधायक दल की बैठक हुई है। इसके बाद सीईसी की भी बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, तब उसमें टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूं, अभी कल ही राहुल गांधी जी ने रांची में सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। उसमें आदिवासी समाज के लोग पहुंचे, दलित समाज के लोग पहुंचे, पिछड़े वर्ग के लोग पहुंचे, और साथ ही इस प्रोग्राम के बाद राहुल गांधी जी ने सभी पार्टी के नेताओं से बात की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादाजी से बात हुई, आरजेडी के जो झारखंड के नेता थे उन लोगों से भी बातचीत हुई, और कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई। और सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीट पे उपचुनाव है, तो यहाँ भी बात लगभग फाइनल हो गई है। 9 सीट में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं। और इसके अलावा वायनाड से प्रियंका गांधी जी दो लड़ रही सीटें हैं। कांग्रेस को छोड़ दी गई हैं कि कोई बात नहीं, आप इन 2 सीटों पर लड़ लो और तसल्ली कर लो। अब देखिए, यहाँ आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं साहब। यहाँ मैं फिर से खंडन करूंगा, आपको छोड़ नहीं दी गई हैं। ये गठबंधन धर्म होता है, और गठबंधन धर्म में एक पार्टी सीनियर प्लेयर का रोल अदा करती है और एक पार्टी जूनियर प्लेयर का रोल अदा करती है। और गठबंधन धर्म तभी चलता है जब दोनों पहिए के बीच में आपस में सामंजस्य रहे। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम चल रहा है, और जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी मौजूदा बीजेपी की सरकार पे हमलावर हैं, तो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये उचित समझा कि इस समय समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें दी जाएं, क्योंकि जो 10 सीटें जिस पे चुनाव होना है उसमें से 5 सीटें समाजवादी के विधायक जीते हुए थे, तो ईमानदारी से वो 5 सीटें उनकी बन रही प्रोफेसर थी। रमेश यादव, उन्होंने तो महाराष्ट्र में जाके 4 टिकटों का अपना फाइनल कर दिया, 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए तो समाजवादी ठीक है, पार्टी ने। देखिए वहां भी हमारी बात हो रही है, और सीईसी की बैठक कल होनी है।
और कल उनको समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देनी है इस पे तय कर दिया जाएगा, इस पे मामला फाइनल कर दिया जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा, कहीं ना कहीं हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को शामिल नहीं किया गया, तो उसकी वजह से कुछ मीडिया में र्यूमर जरूर फैलाए गए थे और उस र्यूमर का फायदा बीजेपी ने, जो एक कहते हैं ना एक मायाजाल और भ्रमजाल फैला के किया जाता है, तो उसमें पूरी भूमिका उन्होंने निभाई। जिस तरीके से हरियाणा में इन्होंने झूठ और प्रपंच फैलाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इनकी साजिश नाकाम हो। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें, प्रोफेसर रोकना चाहूंगा मैं आपको। आपने कहा कि हरियाणा के अंदर इन्होंने रूमर फैलाया, आपने कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल झूठ परोसने में माहिर है, झूठ परोसने में ये लोग माहिर है। झूठ क्या परोसा उन्होंने? झूठ ये परोसा कि कांग्रेस में आपस में सामंजस्य नहीं है, कांग्रेस आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और जबकि हकीकत क्या है आपके सामने है, आरक्षण में आरक्षण कोटा हरियाणा में पास हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज है, शायद दर्शकों को नहीं मालूम होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहीं नहीं दिखाएगा। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, नायब सैनी ने पहली कलम से ही दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया और दलितों को पूरे 1 महीने सिर्फ ये बरगलाते रहे, सिर्फ ये दलितों से बोलते रहे कि बीजेपी कांग्रेस आएगी तो दलितों का आरक्षण खत्म होगा, पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा। और कोटे पे कोटा कौन लगा रहा है? बीजेपी के लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। और अब जो ये र्यूमर इनने फैलाए थे, जो इन्होंने बेईमानियां की थी, ईवीएम मशीनों में बेईमानियां की थी, उसका खामियाजा 5 साल हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ेगा। बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अब देखिए सुनिए सर, हाँ नहीं देखिए, जो गलत सवाल होगा उस पे मैं टोकूंगा। आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल ही गलत है। आपके चैनल पे हमेशा मशीनों पे सवाल उठे और सिर्फ मैंने नहीं कहे हैं, आपने कई बार खुद पत्रकारिता करते हुए इस बात को कहा है कि मशीनों में गड़बड़ी हो रही है। पहले सवाल सुनिए प्रोफेसर, सवाल ये है कि आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, आप उठा सकते हैं, संविधान है, संविधान में सब बोलने का अधिकार है। लेकिन अब आप ये बताइए कि झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से ये बात उठाए कि हमें चुनाव में हम शामिल नहीं होंगे अगर ईवीएम से चुनाव होगा, तो आप कहीं ना कहीं सवाल भी नहीं उठाते हैं। और फिर जब आपकी हार हो जाती है तो फिर आप ईवीएम पे देखिए साहब, मैं जान रहा था आप यही सवाल करेंगे, मैं आपके भाव समझ रहा था, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने हलफनामा दिया था हरियाणा में ईवीएम के खिलाफ। उस हलफनामे पे अभी कोर्ट का फैसला आना है। प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बन के पहुंचा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में हम चुनाव का बहिष्कार कर दें, तो देखिए साहब, एक तो होता है सरकार में रह के, सिस्टम में रह के विरोध करना, और एक होता है सिस्टम से अलग हो जाना। अंग्रेज जब देश में शासन करते थे तो हम लोग उनका विरोध करते रहे, बराबर करते रहे और देश को आज़ाद कराया। और अगर हम लोग उनका विरोध करना छोड़ देते सिर्फ इस वजह से कि ये हमारी नहीं सुनते हैं, और जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं, जो अहिंसात्मक तरीके से धरना दे रहे हैं, उनको ये लोग जेल में डाल देते हैं, जब सुनवाई नहीं हो रही तो आंदोलन क्यों करना? तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर हम सिस्टम में रहेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, तभी तो हम उसका विरोध कर पाएंगे। जब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी तो चाहती है कि चुनाव ना लड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में, सीबीआई इनकी जेब में, ईडी इनकी जेब में, सारे सरकारी तंत्र इनकी जेब में। तो चुनाव लड़ना तो हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। ये डमी पार्टी बना के चुनाव लड़वा देंगे, डमी पार्टियां खड़ी कर देंगे, जैसे हरियाणा में डमी पार्टी आई। प्रोफेसर एक बात बताइए कि जब आप इलेक्शन लड़ के भी आपको अगर हारना है और फिर ईवीएम पे सवाल उठाने हैं, तो फिर क्यों लड़ते हो इलेक्शन? भाई एक बात बताइए हमें कि विचार लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद करें तुम्हें सभी।
जब मालूम है सामने कि सामने चोर लोग हैं, सामने बेईमान लोग हैं, सामने अत्याचारी लोग हैं, तो हम हथियार क्यों डालें? हम लड़के हारेंगे, ना कि उनके सामने सरेंडर करके फिर हारेंगे। प्रोफेसर पब्लिक आपको वोट क्यों लोकतंत्र, दे? वोट पब्लिक हमें दे, आपको वोट क्यों दे? वोट दे जब रही है। आपको जब भी हारना तो नहीं, पब्लिक अपना वोट क्यों खराब करे हमारा आपको देकर? हमेशा पब्लिक से ये कहना रहता है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। हरियाणा में हमें 37 सीटें मिली, तो हमें कोई अफसोस नहीं है उसका। हमें सरकार में हम नहीं आ पाए, हम सत्ता में नहीं रह पाए, तो कोई बात नहीं, हम विपक्ष में रह के इनकी खटिया खड़ी करेंगे, इनसे सवाल करेंगे। लोकसभा में हमारी 230 सीटें, हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन मोदी जी को कोई भी गलत काम आसानी से करने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र में सबसे मजबूत बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सरकार से सवाल करें, सरकार की तानाशाही को ना चलने दें, सरकार की मनमानी को ना चलने दें। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी ईवीएम को लेके हमारा जो संघर्ष है वो तो चल ही रहा है, तो और देर सवेर हमें उसमें भी सफलता मिलेगी। साहब का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन हमारा सवाल कुछ इस तरीके से था कि अगर आप विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ईवीएम पे बाद में आपने दोष देना ही है, क्यों? कि फिर आपकी हार होगी, फिर ईवीएम को आपने दोष देना है और फिर आपने बात को फिर घुमा देना है। तो ये इस तरीके से कब तक चलता रहेगा प्रोफेसर? सवाल तो ये है ना। मैं यही तो जवाब दे रहा हूं। एक बात बताइए, एक तो आपको लड़के हारना है और एक बिना लड़े हारना है, तो आप लोकतंत्र में क्या चाहते हैं, कि लड़के हारे या बिना लड़के हारे? फिर तो जनता की आवाज ही नहीं उठेगी, फिर तो हिटलरशाही आ जाएगी, फिर तो एक तरीके से आप मान लीजिए तानाशाही आ जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कहते हो ना सर, आप वैसे भी है तानाशाह, लेकिन हम तानाशाहों से डरें क्यों? सवाल तो हमारा भी आपसे यही है कि हम तानाशाहों से आखिर डरें तो डरें क्यों? ये हमें जेल के भीतर डालेंगे, डाल दे, ये हमें फांसी की सजा देंगे, दे दे। हम लोगों ने तो पहले भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है, जान निछावर करी है, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये संघर्ष संविधान बचाने का संघर्ष है, ये संघर्ष लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल रांची में भी कहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ संविधान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। एक तरफ सत्ताधारी दल ऐसा है जो मनुस्मृति लगाना चाह रहा है, और एक तरफ विपक्ष मजबूती से खड़ा है जो संविधान को बचाना चाह रहा है। और जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा जनता की होती है, समय भले ही ज्यादा लग जाए, समय भले ही ज्यादा लग जाए, जीत हमेशा सच की होती है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जीत सत्य की होती है। सत्य लेट हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर बुजुर्गों का भी कहना है कि जीत जो होगी वो सत्य की ही होगी। आप कैसा मानते हैं? प्रोफेसर ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए हैं। आप कैसे समझते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।